साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड द रिजल्ट। विज्ञान कई सारे प्रयोगों और उससे उत्पन्न हुई परिणामों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। विल कंटिन्यू द चैप्टर लीफ एंड ट्राई टू एंड द चैप्टर। आज हम प्रथम पाठ जो कि पत्ते थे उन पर लगातार अध्ययन करेंगे और उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। Leaf. A leaf is a flattened organ of a plant, usually born above ground and specialized for photosynthesis. The primary photosynthetic tissue is located on the upper side of the blade or lamina of the leaf, but in some leaf it is found on both sides of the leaf. Most leaves have distinction in color between upper and lower side, the number of stomata, the amount and structure of waxing. Most leaves are green in color due to the presence of chlorophyll, but some leaves have white patches, hence they are called variegated leaves. Leaf यानी कि पत्ते। एक पत्ते जो होते हैं वो किसी भी पौधों के सपाट तंतु होते हैं जो ज़्यादातर मिट्टी के ऊपर पनपते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाली खास कोशिकाएं पत्तों के ऊपरी सतह पर ज़्यादातर पाई जाती हैं, पर कुछ पत्तों में प्रकाश संश्लेषण वाली कोशिकाएं ऊपरी और निचली दोनों ही सतहों पर पाई जाती हैं। ज़्यादातर पत्ते को हम कई रूपों से बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए पत्तों के ऊपरी सतह और निचली सतह में रंगों में अंतर होता है। पत्तों के ऊपरी सतह और निचली सतह में स्टोमाटा की संख्या में अंतर होता है। पत्तों की ऊपरी और निचली सतह में लगे हुए मोम की परत का आकार अलग अलग होता है। ज़्यादातर पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल नामक छोटी सी कोशिका के कारण से, पर कुछ पत्ते में सफ़ेद रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इन्हीं कारण से इन खास पत्तों को खास नाम दिया जाता है, इन्हें वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। There are two types of leaves. First one is simple leaf, second one is compound leaf. Simple leaf is the one that has single and undivided blade. For example, mango, guava, neem have single and undivided leaves, while compound leaf is the one that has many divided blades and many leaves occur from the axis of same branch. पत्तों के दो प्रकार होते हैं, एक सिंपल लीफ, दूसरा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ सभी पत्तों को कहा जाता है जिनकी जो पत्तियां हैं उनमें कहीं पे भी असमानता नहीं होती हैं, वो एक ही होती हैं और विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि हम आम, अमरूद, नीम के पत्तों में पाते हैं। और कंपाउंड लीफ उन सभी पत्तों को कहा जाता है जिनके पत्तों पर कई जगह पर विभाजन पाया गया है और जो एक ही डाली से कई सारे पत्तों का जन्म होता है। ऐसे सभी पत्तों को कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे कि धनिया का पत्ता, उसमें पत्ते के शरीर पर कई जगह पर विभाजन होता है और एक ही डाली से कई सारे पत्ते जन्म जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी पत्तों की आकृतियाँ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ इज लैमिना और ब्लेड। द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लैमिना और ब्लेड। पत्ता का जो पहला भाग है उसे लैमिना या ब्लेड कहा जाता है। यह वो भाग है जो कि पूरी तरीके से सपाट होता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज क्यूटिकल। Cuticle is the part of leaf that is the outer waxy protective coating that protects it from the water. दूसरा भाग जो पत्तों का होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल एक बाहरी परत है मोम का जो कि उसे भीगने से बचाता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनमें लाख
बूंदें पानी की पड़ रही हैं, पर एक भी बूंदें जो है कि टिक नहीं पा रही, क्योंकि क्यूटिकल नामक एक विशेष परत इन सभी पत्तों के ऊपर पाई जाती है, जो कि इनका सुरक्षा पानी से करते हैं। Stomata is the third important part of the leaf. It is the teeny opening present on the surface of the leaf. The stomata open and close to allow the exchange of gases like carbon dioxide and oxygen. Stomata also control the loss of water through the leaves. The opening and closing of stomata is controlled by bean-shaped guard cells. Stomata एक पत्ते का तीसरा बहुमूल्य भाग होता है। यह छोटा सा छेद होता है जो कि पत्तों के सतह पर सैकड़ों की संख्या में पाया जाता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने से कई प्रकार के गैसेस का आदान प्रदान होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने से वाष्पीकरण की गतिविधि भी बढ़ जाती है। पत्तों में पाया जाने वाला पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है स्टोमाटा के सहायता से। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण एक खास प्रकार की कोशिका से होता है। इस कोशिका का नाम गार्ड सेल कहा जाता है। The fourth part of the leaf is petiole. It is that part of the leaf which connect the leaf blade or lamina to the stem of the leaf. पत्ते के चौथे भाग को पेट्यूले कहा जाता है। यह वो भाग है जो एक पत्ते को टहनी से जोड़ने का कार्य करता है। The fifth most important part of the leaf is midrib. Midrib is also called main vein. There are many veins in a leaf. They all connect to the midrib. These veins actually carry water and nutrient within the leaf. पत्ते का पांचवें प्रमुख के भाग का नाम मिडरिब है, जिसे हम लोग मिडवेन से भी जानते हैं। ऐसे पत्तों में कई प्रकार की नसें होती हैं जो कि पत्तों में मकड़ी की जाल की तरह फैली होती हैं, पर ये सभी छोटी छोटी नसें जुड़कर केंद्र में पाए जाने वाले मिडवेन से जुड़ी होती हैं। इन सभी नसों का काम पत्तों में पानी और पौष्टिक पदार्थ को आदान प्रदान करना होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। Now we will talk about two more structures present in the leaf. First one is chloroplast and second is chlorophyll. Chloroplast. It is the teeny structure located in the cells of leaves and green stem. The chloroplast contain a green color pigment called chlorophyll. This chlorophyll traps the sunlight and helps in the process of photosynthesis. अब हम लोग दो और पत्तों में मौजूद आकृतियों का विवरण करेंगे। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट पत्ते में मौजूद एक छोटे से आकृति को कहते हैं, जो कि पत्ते की कोशिका या हरे रंग की टहनियों की कोशिका में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग के धब्बे को कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को कैद करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जो बाद में प्रकाश संश्लेषण के काम आते हैं। Photosynthesis is the process by which plants make their own food. In this process, plants use carbon dioxide, water, and chlorophyll in the presence of sunlight to make sugar and oxygen as the byproduct. In this process, plants take carbon dioxide through a small opening on the surface of the leaf called stomata by the process of diffusion, and water enters into the leaf through the process of transpiration by root hair.
Plant captures sunlight with the help of a green pigment called chlorophyll that captures sunlight and converts it into chemical energy. This chemical energy breaks the water and removes oxygen from it. Hydrogen gets combined with the carbon dioxide and glucose or sugar is formed by this process and oxygen is discharged. Now, to avoid sugar from being eaten by the leaf of the plant, this sugar is converted into complex sugar called starch. प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा एक खास प्रक्रिया है जिसमें पौधे खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल सूरज की मौजूदगी में प्रयोग करते हैं ताकि वो शुगर और ऑक्सीजन बना सकें। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में स्टोमाटा के जरिए डिफ्यूजन नामक एक खास प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, जबकि पानी जड़ों में पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल के आकार के जो रूट हेयर हैं उनसे ट्रांसपीरेशन नामक खास प्रक्रिया के द्वारा पत्तों तक पहुंचाई जाती है। सूरज की रोशनी को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें कैद करने के लिए खास कोशिका के तंतु का इस्तेमाल होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूरज की किरणों को कैद करके उन्हें रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। इस रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन को हटाने के काम में आता है। बचे हुए हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज यानी कि शुगर। पत्ते स्वयं इस शुगर को खा ना जाए इस डर से इन शुगरों को एक जटिल शुगर यानी कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल दिया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स शुगर को स्टार्च के नाम से जाना जाता है। टेस्ट ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। टेक ए potted plant, put it in a dark room for 2 days. Now bring out the potted plant and put it in sunlight for 1 hour. Pluck a leaf from the potted plant. Place it in the beaker containing water. Now boil this arrangement on a burner. Boil till the leaf die. Now pick out the leaf and put it in a test tube containing alcohol. Place the alcohol in a beaker containing water. Now boil the system. Thereafter remove the leaf. The whole green color will disappear. Now the leaf will look brown. Put the leaf in cold water and take out it. Place the leaf on a sample. Put few drops of iodine solution over it. The brown color of the leaf will convert into blue-black color. This will show the presence of starch on the leaf. Some leaves are non-green. They have white patches on the surface of the leaf. They are called variegated leaf. कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो कि हरे नहीं होते हैं या कुछ हरे पत्तों में सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ऐसे खास पत्तों को variegated leaf कहा जाता है। Some leaf changes their color in the winter season. The change in the color of leaf mainly occurs in winter season. This is due to the fading of chlorophyll. Chlorophyll disappear from the leaf. Now the starch that resides in the leaf gets converted into orange or yellow color due to cold weather. पत्तों में देखा गया है कि उनका
रंग जो है वो नारंगी या फिर पीले रंग में बदल जाता है, खास करके ठंड के मौसम में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तों का जो हरे रंग का धब्बा है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, वो जाड़े के मौसम में ख़त्म हो जाता है। अब बचे हुए जो स्टार्च होते हैं वो ठंडे मौसम के कारण, ठंड के कारण से उनका रंग धीरे धीरे बदल कर लाल, फिर उसके बाद पीला हो जाता है। इसी कारण से पत्तों में लाल, पीले या फिर ऑरेंज कलर दिखाई देते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर न्यूट्रिशन, pollination and germination. Plant require nutrient, mostly nitrogen, that is obtained from animals. When animals die, they get mixed with the soil and increase the humus content of the soil. Now, plant that grow in that soil get easily all the nutrient required by the plant. Now, for pollination, plants depend upon birds and insects. They fly to the flowers and they transfer the pollen grain to the stigma, and this process leads to the production of fruits and seed. Not only this, plants also depend for the transfer of seed and hence germination. Animals eat the fruit and they drop the seeds of the plant where new baby plant is born. There are various ways by which animals spread the seed of the plant. Now, animals depend on plant for their food requirement. Herbivorous and omnivorous animals depend on plant and their product for their food requirement. Omnivorous and carnivorous depend on herbivores for their food requirement. In this way, the chain goes. Thus, animal and plant both are interdependent on each other. पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं जीने के लिए। पहले पौधों के बारे में बात करते हैं। पौधे पॉलिनेशन, जर्मिनेशन और न्यूट्रिएंट के लिए जानवर पर निर्भर होते हैं। न्यूट्रिएंट में खास तौर पर नाइट्रोजन जानवर के शरीर से आता है। जब जानवर मरते हैं तो उनके अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। इन अवशेषों के कारण से मिट्टी पौष्टिक हो जाती है और इन पे जन्मने वाले पौधे आसानी से बहुत ही फलते फूलते हैं। न केवल इतना ही, पौधे जो है अपने पॉलिनेशन के लिए यानी परागण के लिए कीड़े और पंछियों पर निर्भर रहते हैं। इनमें जो एंथर होता है उसमें से निकलने वाला पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठता है और फल और बीज का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, बीजों को फैलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल पौधे करते हैं। जब जानवर फल खाते हैं तो उनमें से निकले हुए बीजों को जानवर फैलाते हैं और जहाँ जहाँ ये बीज गिरते हैं वहाँ से नए पौधों का जन्म होता है। जानवर भी पौधों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए। हार्बीवोरस और ओमनीवोरस पौधों और पौधों से उत्पन्न फलों को खाते हैं, जबकि कार्निवोरस और ओमनीवोरस हार्बीवोरस जानवर को खाते हैं। इस प्रकार से पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं आहार के लिए और उनके जीवित रहने के लिए। फूड चेन। फूड चेन इज द डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन अनदर फॉर फूड। आहार श्रृंखला। एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर है आहार के लिए, इसे को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रासहॉपर eats grasses and green plants, mostly the leaf of the plant, and when they encountered by the frogs,
Then frogs eat the grasshopper and their family. In this way, a balance between the frogs and grasshopper is maintained. Now, the increasing frog number is controlled by snake. Snake eats the frog and maintain the balance in nature. Now, increasing number of snakes is controlled by eagle. Eagle eats the snake and control the balance of the snake family. If we talk about eagle, eagle is the topmost in the food chain, but they die and mixed in the soil. This way, the chain continues. उदाहरण के लिए टिड्डे जो ग्रासहोपर हैं वो अधिकतर पत्तों या हरे भरे पौधों को खाते हैं या पत्तियों को खाते हैं। उनकी संख्या को नियंत्रण करने के लिए मेढक लगातार टिड्डों को खाते रहते हैं और वो टिड्डों की संख्या को नियंत्रण करते हैं। अब मेढकों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए सांप होते हैं। सांप मेढकों को खाते हैं और मेढकों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रण करते हैं। जब सांपों की बढ़ती हुई संख्या अत्यधिक हो जाती है तो उन्हें खाने के लिए चील या ईगल होते हैं। ईगल खाने की श्रृंखला में सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पर वो बहुत ही कम समय तक जीते हैं और उनकी मृत्यु के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी तरह से फूड चेन कंप्लीट होता है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इज ग्रास इज ईटन बाय डियर्स एंड रेंडियर्स. Plant and grasses are dear to the reindeers. They eat grass and increase their family, but their increased family is controlled by a carnivorous, for example, tiger. Tiger eat the deers and maintain the balance of nature. They die and mixed in soil. फूड चेन का एक और उदाहरण है डियर. डियर जो होते हैं हिरन, वो घास खाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, पर इनकी बढ़ी हुई संख्या को नियंत्रण करने के लिए बाघ होते हैं. बाघ लगातार इनकी संख्या को नियंत्रण करते हैं. वो हिरणों को खा जाते हैं. बाघों को आहार श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ रखा गया है, बट उनकी भी मृत्यु होती है और वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं. इस तरीके से आहार श्रृंखला का एक चक्र खत्म हो जाता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वर्ड्स. मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर.